चलिए देखिए, कल मैंने आपको पढ़ाया था कि मतलब किसी टू डायमेंशन मोशन को जो है आप वन डायमेंशन मोशन के दो पार्ट में एक्सप्रेस कर सकते हो। कल मैंने आपको बताया था क्लास में कि आप कोई भी टू डायमेंशन मोशन है उसको आप एक्स डायमेंशन मोशन में रिप्रेजेंट कर सकते हो। तो जैसे ये कोई पार्टिकल है, ये टू डायमेंशन मोशन में मूव कर रहा है, ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। तो इसकी पोजीशन यहाँ पर क्या है, एक्स टी है, एक्स एट टी। तो इसकी पोजीशन x एट टी को कल मैंने रिप्रेजेंट करना सिखाया कि x एट टी इक्वल टू x एट 0 प्लस vx इनटू t। x t x एट पोजीशन t इक्वल टू x एट 0 मतलब स्टार्टिंग में पोजीशन कितनी थी प्लस किस स्पीड से चला, कितने टाइम चला स्पीड इनटू टाइम इक्वल टू डिस्टेंस। तो कल ये चीज अपन ने पहली चीज सीखी, x t इक्वल्स टू x 0 प्लस vx t एंड y t इक्वल्स टू y 0 प्लस vy इनटू t। ये कल हमारे दो महत्वपूर्ण रिलेशन थे कल की क्लास के, है ना। अब हम पढ़ने वाले हैं अगला, डिफाइन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, शो दैट इन टू डायमेंशन मोशन विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन each rectangular component of velocity is similar to that of uniformly accelerated motion along one dimension। क्या कह रहा है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन को डिफाइन करो, शो दैट इन टू डायमेंशन मोशन, दो डायमेंशन मोशन में in uniform acceleration with uniform acceleration each rectangular component of velocity is similar to that of uniformly accelerated motion along one dimension। मतलब यदि मान लो कोई पार्टिकल जो है वो ट्रेवल कर रहा है, किस में ट्रेवल कर रहा है, 2D में, ये x है और ये y है, और वो किसी वेलोसिटी से ट्रेवल कर रहा है, मान लो उसकी वेलोसिटी v है, समझ गए ना, वेलोसिटी v है। तो इसके दो कंपोनेंट तोड़ोगे, एक vx होगा और एक क्या होगा, vy होगा। तो हमें शो करना है कि जो v एट t बनेगा x डायरेक्शन में, vx एट t इक्वल टू क्या बनेगा, ux एट 0 प्लस एक्सेलरेशन इन x डायरेक्शन इनटू कितना t। फिर से बताता हूं बेटा, इक्वेशन की क्या होती है, v इक्वल टू u प्लस at। तो अब इसमें दो मोशन इन्वॉल्व है ना, एक x डायरेक्शन में, एक y डायरेक्शन में। तो x डायरेक्शन की इंडिविजुअल वेलोसिटी क्या बनेगी, v इक्वल टू ux 0 प्लस ax इनटू t, और y डायरेक्शन की क्या होगी, vy t इक्वल टू uy 0 प्लस ay इनटू कितना t। आपको ये शो करना है, ठीक है ना। चलिए पढ़िए, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। Uniform acceleration, a body is said to be moving with uniform acceleration if its velocity vector suffers the same change in the same interval of time, however small। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, if its velocity vector suffers the same change in same interval of time। अगर इसका वेलोसिटी वेक्टर जो होता है सेम चेंज सफर करता है इन सेम इंटरवल ऑफ टाइम। टाइम इंटरवल कितना छोटा इससे मतलब नहीं, इसका वेलोसिटी वेक्टर जो है सेम चेंज मतलब डेल्टा v अपॉन डेल्टा t जो होगा हर बार कांस्टेंट आएगा, हर बार क्या आएगा, कांस्टेंट, चाहे कितना छोटा इंटरवल मिले, दैट टाइम योर एक्सेलरेशन विल बी यूनिफॉर्म, एक्सेलरेशन विल बी कांस्टेंट, और उस समय आपका मोशन कहलाएगा यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन, क्योंकि एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, ठीक है ना। डन। चलिए तो अब इसके आगे पढ़ते हैं। अब हम इसको डिराइव करने जा रहे हैं, ये रिलेशन से वेलोसिटी वेक्टर को डिराइव करेंगे। पढ़िए, वेलोसिटी वेक्टर for uniform acceleration if v vector is v0 equals to v0 and the v vector be the velocity vector at time t equal to 0 and time t equal to t respectively। मान लो कोई बॉडी एक्सेलरेट हो रही है और उसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या है, v नॉट है, और t टाइम के बाद इसकी वेलोसिटी क्या हो जाती है, इनिशियल वेलोसिटी v नॉट है, और टाइम t के बाद इसकी वेलोसिटी क्या हो जाती है, v। तो एक्सेलरेशन कितना होगा, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, यानी कि v कितना हो जाएगा, तो v इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, v0 प्लस हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, मैं मल्टीप्लाई कर दिया। ओके, राइटिंग द अबव इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ रेक्टेंगुलर। अब इसको रेक्टेंगुलर कंपोनेंट की फॉर्म में लिख लो भाई। तो भैया वेलोसिटी के भी दो कंपोनेंट टूटेंगे, क्या होगा, vx i के प्लस vy j के। इसके भी दो कंपोनेंट टूटेंगे इनिशियल वेलोसिटी के, है ना। तो v0 x i के और v0 y j के। इसके भी दो कंपोनेंट एक्सेलरेशन x डायरेक्शन का प्लस y के इनटू कितना t। तो मैंने इसको क्या किया, मैंने इसको कंपोनेंट फॉर्म में रिजॉल्व कर दिया। अब vx i के by j के, बेटा एक काम करो, i के y के वाली पार्टी को अलग कर लो, तो ये देखो v0x प्लस ax इनटू t, j के वाली पार्टी अलग होगी, तो ये आ गया। अब देखिए आप यदि कंपेयर करें आप, तो देखिए यदि इसको कंपेयर करो vx i कैप
वी एक्स आई कैप इक्वल्स टू क्या आएगा, वी नॉट एक्स प्लस ए एक्स इंटू टी, और यहाँ ब्रैकेट में क्या आएगा आई कैप, बोलो ये सब। तो आई कैप से आई कैप कैंसिल हो गया, मतलब एक्स डायरेक्शन की जो वेलोसिटी आएगी, वेलोसिटी इन एक्स डायरेक्शन इक्वल टू वी नॉट एक्स, सॉरी वी नॉट एक्स प्लस ए एक्स इंटू टी आया। मतलब ये जो टोटल ओवरऑल मोशन है, ये टोटल वेलोसिटी वेक्टर है, ये दो चीज से कंप्राइजेस है, दो चीज से बना हुआ है, एक एक्स से, एक एक्स की मोशन से, एक वाई की। मतलब यदि 2D में कोई एक्सेलरेशन हो रहा है, कोई मोशन हो रहा है और वो मोशन एक्सेलरेटेड है 2D में, तो उस एक्सेलरेटेड मोशन को आप दो पार्ट में ब्रेक कर सकते हो, एक्स का अलग इंडिविजुअल और वाई का अलग। यही शो करना था है ना, कंपेयरिंग द कोफिशिएंट, ये आ गया और ये आ गया, डन। भाई कंपेयर किया ना, इसको इससे कंपेयर किया, इसको इससे कंपेयर किया, अभी तो किया ही, आ गया। पढ़ो द अबव टू इक्वेशंस, The above two equations show that each rectangular component of velocity of an object moving with uniform acceleration in a plane depends upon time as if it were the velocity vector of one-dimensional uniformly accelerated. the above two equations show that each rectangular component of velocity of an object moving with a uniform acceleration in a plane depends upon the time if it were the velocity vector of one dimension uniformly acceleration. ये यहाँ तक plane depends upon time as if it were the velocity vector of one dimension uniformly accelerated motion। ये लाइन बड़ी अजीब सी समझ में आ रही है, इसका मीनिंग क्लियर होता है। यहाँ तक तो समझ में आ गया। अब टू इक्वेशन शोज, मतलब ये इक्वेशन और ये इक्वेशन शो कर रहे हैं कि ईच रेक्टेंगुलर कंपोनेंट वेलोसिटी ऑफ टाइम मूविंग ऑब्जेक्ट विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन इन ए प्लेन। मतलब कि अगर कोई मोशन पार्टिकल आपका 2D मोशन कर रहा है तो उसका इंडिविजुअल आप एक्स मोशन जो होगा वो भी एक्सेलरेट यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड होगा, और जो इंडिविजुअल वाई मोशन होगा वो भी यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन होगा। ओके ओके, एज इफ इट वर द वेलोसिटी वेक्टर ऑफ वन डायमेंशनल मोशन। ठीक है, कह रहा है अगर वो जो टोटल वेक्टर था वो एज इफ इट वर द वेलोसिटी वेक्टर ऑफ वन डायमेंशनल यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। हाँ, ऐसा ही ये जो होंगे यूनिफॉर्म वन डायमेंशन, ये कैसे बिहेव कर रहे हैं ये दोनों के दोनों इक्वेशन, ये वन डायमेंशन और ये भी वन डायमेंशन है, मतलब टू डायमेंशन मोशन को आप जो है दो पार्ट ऑफ वन डायमेंशन में ब्रेक कर सकते हो, ये कहा गया है, ये ठीक ना। चलिए अगला क्वेश्चन है भाई, क्या अगला क्वेश्चन पढ़ो। राइट एन एक्सप्रेशन, Write an expression for the instantaneous position vector of an object having two-dimensional motion under uniform acceleration and show that a two-dimensional uniformly accelerated motion is a combination of two rectangular uniformly accelerated motions. ओके, फाइनली शो करता है कि टू डायमेंशनल यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन जो होता है वो सम करना है इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ टू रेक्टेंगुलर यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। मतलब कि जो टू डायमेंशनल एक्सेलरेटेड मोशन होगा वो इंडिविजुअल अलग अलग वन डायमेंशनल एक्सेलरेटेड मोशन का कॉम्बिनेशन होता है, ये शो करना है। समझ गए ना एक तरीके से। मतलब मैं आपको बता दूं कि यदि कोई पॉइंट है चल करके पहुंच गया है एस एक्स वाई पर, तो आपको ये शो करना है दैट इज इक्वल टू डिस्प्लेस एस एक्स, एक मोशन एक्स के अलाउंग और एक मोशन वाई के अलाउंग, ऐसा कुछ शो करके लेके आना है ना जी। चलिए तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पोजीशन वेक्टर फॉर यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। अब पोजीशन वेक्टर निकालना मतलब एस के लिए, एस क्या होता है पोजीशन वेक्टर। Consider a particle is moving with a uniform acceleration a, let r0 and r its position vector at time 0 and time t। मतलब पार्टिकल जो है चलना शुरू किया, इनिशियल पोजीशन इसकी क्या थी यहाँ पे r0, क्या थी यहाँ पे r0 है ना, तो r0 पोजीशन थी यहाँ पे, और चल करके वो पहुंच गया है फाइनली कहाँ पर पहुंच गया है r पर पहुंच गया है ना। तो r0 और r इसकी फाइनल पोजीशन थी 0 एंड टाइम t सेकंड पर। r0 पर वेलोसिटी थी v0 और r पर वेलोसिटी कितनी है v। चलिए तो डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू क्या होता है एवरेज वेलोसिटी इनटू टाइम इंटरवल। डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू होता है एवरेज वेलोसिटी इनटू टाइम इंटरवल, क्योंकि एवरेज वेलोसिटी इक्वल टू होता है टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू एवरेज वेलोसिटी इनटू टाइम इंटरवल। चलो भैया देख लेते हैं। तो डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, फाइनल है r पे और इनिशियल है r0 पे, तो डिस्प्लेसमेंट कितना होगा
आर माइनस आर नॉट, क्या होगा डिस्प्लेसमेंट आर माइनस आर नॉट इक्वल टू एवरेज वेलोसिटी इनिशियल प्लस फाइनल का आधा अपॉन 2 मल्टीप्लाइड बाई टी। अब देखिए यहां से, तो अब यहां से क्या आ जाएगा भाई, इसको सॉल्व कर लो। v इक्वल टू क्या होता है भाई, v इक्वल टू होता है u प्लस एटी, तो यहाँ पे v नॉट प्लस एटी आ जाएगा, अपॉन में 2 आ गया, ये भी बिल्कुल सही है, मल्टीप्लाइड बाई t। तो सॉल्व कर लिया तो कितना आ गया, देखिए v नॉट प्लस v नॉट हो गया 2v नॉट इंटू t, 2 से 2 कैंसिल हो गया, डिनोमिनेटर का कितना बच गया, केवल v नॉट t प्लस हाफ ए टी का स्क्वायर, ये अपने पास आ गया, अलग अलग कर लिया था रिलेशन, हाँ अलग अलग कर लिया, 2 का डिवाइड कर दिया। फिर r माइनस आर नॉट का r नॉट इधर फेंक दो, तो r नॉट प्लस में आ गया, तो r नॉट प्लस v नॉट t प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ये क्या आ गया, फाइनल पोजीशन वेक्टर आ गया। अब इसको वेक्टर में कन्वर्ट करेंगे, चलिए। दिस इक्वेशन गिव द पोजीशन ऑफ द यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड पार्टिकल एट टाइम t, राइट द अबव इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ रेक्टेंगुलर कंपोनेंट। अब इसको रेक्टेंगुलर कंपोनेंट की फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, तो क्या आएगा, देखिए r की जगह xi कैप प्लस yj कैप टू डायमेंशन में xi कैप प्लस yj कैप, इसका कितना आएगा, x नॉट i कैप प्लस y नॉट j कैप, वेलोसिटी का कितना आएगा, v नॉट xi कैप प्लस v नॉट yj कैप इनिशियल वेलोसिटी प्लस एक्सेलरेशन ax i कैप प्लस ay j कैप t का स्क्वायर। i कैप वाली पार्टी को अलग कर लो, j कैप वाली पार्टी को अलग कर लो, तो देखो xi कैप किससे कंपेयर होगा, ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट आएगा कि नहीं आएगा xi में, तो x की वैल्यू जो आएगी फाइनली कितनी आएगी, x नॉट प्लस v0 x इंटू टी प्लस हाफ ax इंटू टी का स्क्वायर, और इसी तरीके से y नॉट, मतलब देखिए ध्यान से दोनों बिल्कुल एक जैसे हैं x और y, मतलब जो टोटल मोशन था, जो टोटल डिस्प्लेसमेंट था 2 डायमेंशन में, वो अलग अलग 1 डायमेंशन से मिलकर के बना होगा, यही कह रहा है। तो पढ़ो 10, the motion is in a plane with uniform acceleration can be treated as the superposition of two separate साइमल्टेनियस साथ साथ 1 डायमेंशन मोशन along the 2 परपेंडिकुलर डायरेक्शन, मतलब कि कोई टोटल डिस्प्लेसमेंट आपकी 2 डायमेंशन में हुई है, तो आप उस 2 डायमेंशन की डिस्प्लेसमेंट को 2 चीजों में दिखा सकते हो, ठीक है ना, एक तरीके से एक्स आई के प्लस वाई जे के, अपने एक्स का पार्ट आ गया, वाई का पार्ट आ गया, यहाँ पर हमने डिस्प्लेसमेंट के लिए इसको सेपरेट कर लिया है, क्लियर। चलिए define the term relative velocity। अब भी ये नया टॉपिक शुरू हो रहा है, रिलेटिव वेलोसिटी, यहाँ तक तो ठीक था। अच्छा ये चीजें नहीं आती हैं, मतलब ये जो वेक्टर रिजोल्यूशन है ये इंपॉर्टेंट नहीं, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, पढ़ना तो बहुत कुछ है बट आता बहुत कम है एग्जाम में, है ना, 2-4 चीजें ही आती हैं, पूरा चैप्टर तो पूरा बनाने को तो पूरा पेपर बना दिया जाएगी चैप्टर से, इतने सारे क्वेश्चन है। अब पढ़ते हैं रिलेटिव वेलोसिटी क्या होती है। तो रिलेटिव वेलोसिटी ये होती है, जैसे कि मान लो 2 कार जा रही है, एक कार आपकी है कम स्पीड में है और एक कार बहुत तेजी से आई, आपको बहुत तेजी से निकल रही है। अब जैसे ही बहुत तेजी से निकलती है, तो आप देखते होगे ऐसा फील होता है कि आप पीछे की तरफ जा रहे हो, आपको ऐसा लगता है, या ये एकदम से बहुत तेजी से निकल गई तो आप अपने आप को स्लो फील करते हो, क्या फील करते हो, स्लो फील करते हो। इस मतलब आप अपने आप को स्लो किसके रिस्पेक्ट में फील कर रहे हो, इसके रिस्पेक्ट में, इसके रिस्पेक्ट में। तो जब आप अपनी वेलोसिटी को किसी के रिस्पेक्ट में देखते हो तो इस बात को बोलते हैं रिलेटिव वेलोसिटी, किसी से कंपेयर करना, किसी से कंपेयर करना, ठीक है ना, रिलेटिव वेलोसिटी, क्लियर हुआ। अब मान लो ये अपने पास VA है, आपकी कार है VA और दूसरे वाले कार की स्पीड क्या है VB, ओके, तो आप कहोगे मेरी वेलोसिटी B के रिस्पेक्ट में, तो VAB क्या कहलाएगा, वेलोसिटी ऑफ, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ A विद रिस्पेक्ट टू B। तो आंसर क्या बनेगा, दिस वुड बी VA माइनस VB, VA माइनस VB, समझ में आया, वेक्टर लगा दो तो VA माइनस VB अगर सेम डायरेक्शन में, क्योंकि इसके रिस्पेक्ट में आपकी वेलोसिटी लिखा है, ठीक है। चलो एक एग्जांपल देख लेते हैं, मान लो आप जा रहे हो 40 से, ये जा रहा है 60 से, तो आपकी वेलोसिटी उसके रिस्पेक्ट में क्या होगी, सामने वाले के रिस्पेक्ट में आपकी वेलोसिटी क्या होगी, समझ गए ना। आपकी कार ये है आर्यन की कार और ये दूसरे बंदे की कार है, तो देखिए आंसर V आर्यन विद रिस्पेक्ट टू B इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, आपकी कितनी है 40 और सामने वाले कितनी 60, मतलब आंसर कितना है माइनस का 20, माइनस का 20, मतलब अपरेंटली आभासी रूप से आपको फील होगा कि मेरी जो कार है वो 20 मीटर पर रिस्पेक्ट टू AB, मतलब हमारे रिस्पेक्ट में निकालना है, उसके रिस्पेक्ट में, बाद वाले के रिस्पेक्ट में, ठीक है, बाद वाले के जो माइनस हुआ उसको रिस्पेक्ट लेते हैं। तो आपकी जो कार है 20 मीटर पर सेकंड से क्या पीछे जाती है, आपको फील होगी कि मेरी कार पीछे जा रही है 20 मीटर पर सेकंड से, समझ गए ना, ये होती है रिलेटिव वेलोसिटी, क्लियर हुआ।
डिफाइन द टर्म relative velocity, how it can be obtained vertical. वेक्टोरियली, इसको वेक्टोरियली निकालना जरूरी होता है। Relative velocity, the relative velocity of an object A with respect to object B dash when both are in motion. It is the rate of change of position of object A with respect to object B. Suppose two object A and B are moving with velocity vector A, VA and vector VB and विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड और अर्थ। मान लो मतलब अब ये जो 40 आपकी स्पीड थी वो किसके रिस्पेक्ट में थी? अर्थ की स्पीड में। और ये 60 स्पीड किसके रिस्पेक्ट में थी? अर्थ की, दूसरे वाले की। अब दोनों की अर्थ के रिस्पेक्ट में स्पीड आपको दी गई है, दी गई है। yes sir. और आपको निकालना है रिलेटिव वेलोसिटी, निकालनी है आपको। तो रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट ए विद रिस्पेक्ट टू बी, ए का बी के रिस्पेक्ट में क्या हो जाएगी? VA माइनस VB। ए की बी के रिस्पेक्ट में वेलोसिटी क्या होगी? VA माइनस VB। एंड बी की ए के रिस्पेक्ट में VB इक्वल टू VB माइनस VA। समझ में आया? तो VAB इक्वल्स टू VA माइनस VB एंड VB इक्वल्स टू VB माइनस VA। क्लियर हुआ? अब देखिए क्या दिख रहा है, ये दोनों अपोजिट है। VA माइनस VB और VB माइनस VA दोनों क्या एकदम अपोजिट है। ओके, पढ़िए क्लियरली। VAB वेक्टर इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ VBA, मतलब VAB VBA के क्या है? अपोजिट है। एंड VAB वेक्टर का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू VBA वेक्टर का मैग्नीट्यूड, मतलब VAB A B के रिस्पेक्ट में A की रिलेटिव वेलोसिटी, B के रिस्पेक्ट में A की वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड इज इक्वल्स टू A के रिस्पेक्ट में B की वेलोसिटी, A के रिस्पेक्ट में B की वेलोसिटी। इसको ऐसा समझो, दो कार थी, आपकी कार का नाम A था, आप सामने वाले के रिस्पेक्ट में आपको पीछे जाते हुए खुद को देख रहे हो, कितना? 20 मीटर पर सेकेंड। माइनस लगा दिया मतलब पीछे, आपको फील हो रहा है मेरी स्पीड जो है पीछे की तरफ मेरी वेलोसिटी है। उल्टा अगर आप उस अपने रिस्पेक्ट में उसकी वेलोसिटी निकालोगे तो मालूम कितना आएगी? +20। मतलब क्या आएगी? +20 अपने रिस्पेक्ट में उसकी, आपका नाम A है, सामने वाले का नाम B है, चलो निकाल के देख लेते हैं। तो V B की निकालनी किसके रिस्पेक्ट में? A के रिस्पेक्ट में। तो भैया VB कितना है? 60 और आपकी कितनी है? 40। तो आंसर कितना है? +20 है कि नहीं है? तो मतलब सामने वाला आपके रिस्पेक्ट में खुद की रफ्तार को कितनी देखेगा? +20। ग्राउंड के रिस्पेक्ट में भले ही वो 60 पे है, बट आपके रिस्पेक्ट में कितना है? +20। समझ में ना? मतलब जमीन के रिलेट में उसकी रफ्तार 80 पे है, सॉरी 60 पे है, बट आपके रिलेट में उसकी रफ्तार कितनी है? +20, मतलब 20 पे है। तो दोनों मैग्नीट्यूड इक्वल आ रहे हैं कि नहीं आ रहे? आ रहे ना, बट डायरेक्शन अलग अलग है। क्लियर हुआ? तो मतलब आप बोल रहे हो सर कि पीछे साइड हमारे रिस्पेक्ट में उसकी +20 है, हाँ, पर चल तो वो 60 रहा ना। हाँ, तो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में है ना 60। अच्छा भाई आप भी चल रहे हो ना, इसीलिए आपके रिस्पेक्ट में 20 है। भाई आप मोटरसाइकिल चला रहे हो और आपका दोस्त मोटरसाइकिल चला रहा है, आपका दोस्त 80 पे चल रहा है, आपका दोस्त 60 पे चल रहा है, बट इस आपके रिस्पेक्ट में आपके दोस्त को आप कितने पे लगोगे? 20 मीटर पर सेकेंड पे। और उसके रिस्पेक्ट में आप खुद उसके रिस्पेक्ट में -20 आप -20 पे रहोगे। समझ में आया? उसके रिस्पेक्ट में आपकी वेलोसिटी क्या होगी? -20। ये कहलाती है रिलेटिव वेलोसिटी। समझ गया ना? दोनों के मैग्नीट्यूड क्या होते हैं? इक्वल। क्लियर हुआ? हाँ, अब रिलेटिव वेलोसिटी एक्चुअली है ना, अपन ने क्या पढ़ा? A का B के रिस्पेक्ट में, तो VA माइनस क्या पढ़ा अपन ने? VB बोले। तो VA माइनस VB को हम क्या लिख सकते हैं? इसको हम लिख सकते हैं VA प्लस माइनस VB। हुआ? VA प्लस माइनस VB। मतलब कंसेप्चुअली क्या बन रहा है कि एक वेलोसिटी वेक्टर ले लो, A का वेलोसिटी वेक्टर ऑफ A ले लो, और उसमें दूसरी वाली वेलोसिटी का नेगेटिव वेक्टर ऐड कर दो। क्या कर दो? दूसरी वाली वेलोसिटी का नेगेटिव वेक्टर ऐड कर दो। एक तो आपको लेना है वेलोसिटी वेक्टर A और उसमें दूसरी वाली वेलोसिटी का नेगेटिव वेक्टर ऐड करना है। समझ में आया ना? तो ये इसका कांसेप्ट है, ये इसका कांसेप्ट है, ये तो थ्योरी थी डायरेक्टली। चलो अब देखते हैं। कंसेप्ट है वेलोसिटी ऑफ वेक्टर A प्लस नेगेटिव ऑफ वेक्टर B। मतलब अगर आप वेक्टर से इसको सॉल्व करना चाहोगे क्वेश्चन को, तो वेक्टर A प्लस नेगेटिव ऑफ वेक्टर B इसको सॉल्व करोगे, ठीक ना? अब इसका एक एप्लीकेशन देखते हैं, बहुत ही कर्रा एप्लीकेशन है, मतलब इट मींस JEE लेवल का एप्लीकेशन है, हाई लेवल, ये हॉट से, दिस इज हॉट। ओके, चल देखिए क्वेश्चन। A man is moving in rain holds the umbrella inclined to vertical even then raindrops are falling vertically downward. Why? एक बंदा जो है रोड पे चल रहा है और बूंदें कैसे गिरती है? सीधे।
बूंदे कैसे गिरती है? सीधे गिरती है, वर्टिकल गिरती है, मगर फिर भी छाता हमेशा कैसा लेके चलना पड़ता है? टेढ़ा, है ना? छाता एकदम सीधा नहीं लेके चलता, ऐसा थोड़ा टिल्ट रहता है। तो वो सवाल इसमें क्या बन सकता है कि कितना एंगल टिल्ट लेके चलना पड़ेगा, और वो ऐसा क्यों करता है? जरा देखो उसका जवाब दिएगा। तो मान लेते हैं इसलिए बोलते हैं रैन एंड मैन प्रॉब्लम, इसको बोलते हैं। ये प्रॉब्लम रैन एंड मैन प्रॉब्लम। युवराज बेटा, तो रैन एंड मैन प्रॉब्लम इसको बोलते हैं। चल आइए देखते हैं। द मैन एक्सपीरियंस द वेलोसिटी ऑफ द रैन रिलेटेड टू हिमसेल्फ। देखिए अब जो है, ये देखो यहां से पानी बरस रहा है, तो ये पानी की जो वेलोसिटी है, ये पानी की वेलोसिटी की डायरेक्शन है। दिस इज व्हाट वी रेन, दिस इज व्हाट वी रेन। रेन ड्रॉप्स नीचे आ रही है, आ रही कि नहीं आ रही? रेन ड्रॉप्स नीचे आ रही। द मैन एक्सपीरियंस द वेलोसिटी ऑफ द रेन। भाई रेन जो है ऐसी आ रही है, इंसान जो है इस तरीके से जा रहा है, इंसान जो है इस तरीके से जा रहा है। अगर इंसान एक प्लेस पर रेन की डायरेक्शन ये है ना, डाउनवर्ड बेटा, वर्टिकली डाउनवर्ड। हाँ ये देखो ना, वी रेन लिखा ना, वी आर मतलब वी रेन। अगर इंसान रुका रहता एक ही प्लेस पर, तो इसको रेन ऐसे फॉल होती दिखती, इसके छत बिल्कुल सिर के ऊपर। एक मिनट, अगर रुका रहता तो सर इधर है ना। अरे अम्ब्रेला की बात ही नहीं करी मैंने पहले। मैंने कहा अभी इंसान अगर ऐसा रुका रहता, हाँ, तो उसे उसके सिर पे वर्टिकली रेन मिलती कि नहीं मिलती? बट इंसान चल रहा है, तो इसके चलने का असर पड़ेगा। अब कैसे पड़ता है असर, देखो फिजिक्स में। द मैन एक्सपीरियंस द वेलोसिटी ऑफ द रेन रिलेटेड टू हिमसेल्फ। मतलब आपको क्या निकालना है? रेन की वेलोसिटी अगर देखा जाए ग्राउंड के रिस्पेक्ट में, तो दिस इज वी रेन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, जो कि डाउनवर्ड आ रही है। ये है रेन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। अब इंसान चल रहा है ऐसा, मैन, समझ गए ना? तो हमें निकालना क्या है? हमें निकालना है वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन। क्या निकालना है? रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन। तो वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन अभी हमने पढ़ा है, दैट इज इक्वल टू वी आर माइनस वी एम। बोलो यस। तो वी आर माइनस वी एम, मतलब वी आर में ऐड कर दो वी एम का नेगेटिव। तो भैया वी एम यहाँ जा रहा था, तो खूब सीखा कि भैया वी एम का नेगेटिव करेंगे तो कहाँ जाएगा? बैक साइड जाएगा वी एम नेगेटिव। तो ये हो गया भैया माइनस वी एम, हो गया माइनस वी एम। ये माइनस वी एम हो गया, ये है वी आर और ये है माइनस वी एम। अब क्या करना है? वी आर और वी एम का क्या करना है? सम करना है। सम मतलब पैरेललोग्राम लॉ। तो ये पैरेललोग्राम लॉ बनाया हमने, ये हमने पैरेललोग्राम लॉ बनाया। अब ये आई रिजल्टेंट डायरेक्शन वी आर माइनस वी एम, मतलब ये डायरेक्शन आ गई वी रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन की। मतलब जो वेलोसिटी आएगी वो किस तरीके से आएगी? जो उसको फील होगा ऐसा फील होगा। देखो डाउनवर्ड दिख रहा है कि नहीं दिख रहा? yes, तो अब इससे बचने के लिए उसे इसी एंगल पे तो छाता रखना पड़ेगा। ऐसा फिर से बता दीजिए, वेलोसिटी रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन ऐसी आई कि नहीं आई? पहले हमारे पास क्या था? वी आर माइनस वी एम बनाया हमने। हाँ, तो ये वी आर था और ये था वी एम। अब वी आर था, ये था वी एम, तो इसको अब हमने वी आर जा रहा है डाउनवर्ड और वी एम जा रहा है इस तरफ। इसका रिजल्ट अब रिजल्ट माइनस वी एम, सॉरी, तो वी आर एम इक्वल टू वी आर माइनस वी एम। इसको लिख सकते हो वी आर प्लस माइनस वी एम। अब वी आर ये है, माइनस वी एम ये है, तो इसका रिजल्टेंट यहाँ पर गया। मतलब जो फाइनल वेलोसिटी जो मतलब मिल रही है डायरेक्शन, वो ये मिल रही है। मतलब पानी की बूंदें जो है चलते हुए इंसान के रिस्पेक्ट में ऐसे आ रही है ना? तो ये एंगल कितना है पानी की बूंदों का? देखो थीटा है कि नहीं है? है कि नहीं है ना? हाँ, तो भैया इसे ऐसे ही तो छाता लगाना पड़ेगा। अब पानी की बूंदें ऐसे आ रही हैं, तो इसे छाता भी तो ऐसे ही लगाना पड़ेगा कि नहीं लगाना पड़ेगा? मैंने इमेजिन तो सर स्ट्रेट में की थी ना, और आती है स्ट्रेट ही नहीं आती स्ट्रेट में, नहीं आती, बिल्कुल नहीं आती स्ट्रेट। कभी कभार ऐसे, अब कभी कभार नहीं, जब आप स्ट्रेट में तब आएंगी जब आप रुके रहोगे। जब आप रुके रहोगे, चलने लगोगे तो वेलोसिटी चेंज हो जाएगी। समझ में आया कि नहीं आया? क्लियर हुआ? हाँ, तो चेंज हो जाएगी। तो इस तरीके से इसको छाता इस डायरेक्शन में थीटा एंगल में लगाना पड़ेगा। तो आपसे बोला गया भैया थीटा निकाल, तो थीटा निकालने के लिए बेस्ट हथियार tan थीटा। tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर क्या बनेगा? dv अपॉन बेस क्या बनेगा? ob। तो dv अपने पास क्या है? dv क्या है बेटा? vm का मैग्नीट्यूड vm और ob क्या है? vr। तो कितने एंगल पे रखोगे बेटा छाता को? vm बाई vr। समझ में आ गया? कोई दिक्कत?
तो ये अपने पास आ गया छाते का एंगल। तो इसी डायरेक्शन में रेन आ रही है, तो रेन को रोकने के लिए आपको जो छाता लगाना पड़ेगा ऐसे लगाना पड़ेगा। डन? कोई दिक्कत? चलिए तो इसको ऊपर चलिए पढ़िए आंसर। द मैन एक्सपीरियंस The man experienced the velocity of rain velocity to himself to protect himself from rain. The man should hold umbrella in the direction of relative velocity of rain with respect to the man. As shown in figure, consider a man moving due to east with velocity VM. Suppose the rain falls vertically with velocity Vr. The relative velocity of rain with respect to the man is Vrm equals to V vector Rm equals to V vector R minus V vector M equals to V vector R प्लस करके माइनस वीएम कर दिया इसको एडिशन करने के लिए। तो वी आर जो है क्या बन गया, वो अपने पास ओवी बन गया, वी आर अपने पास बन गया ओबी, और माइनस वीएम क्या बन गया ओसी। तो दोनों का पैरेललोग्राम लॉ से क्या निकल गया ओडी। तो ये रिलेटिव वेलोसिटी, ये आपकी फाइनल बनी रिजल्टेंट वेलोसिटी, या यही है इस समय रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन। अब ओडी का एंगल निकालना था तो मैंने सिखाई दिया आपको। चलिए पढ़िए। सो द मैन can protect himself from rain by holding his umbrella at an angle of theta with the vertical in the direction of his motion. तो इस तरीके से उसको जो है वर्टिकल से थीटा एंगल पर अपने छाती को रखना पड़ेगा प्रोटेक्ट करने के लिए। समझ में आया? चलिए तो यहाँ पे बच्चों हमारा रिलेटिव वेलोसिटी का पार्ट पूरा फिनिश होता है। अब अपन पढ़ने वाले हैं व्हाट इज प्रोजेक्टाइल। मतलब यहाँ से हमारा प्रोजेक्टाइल मोशन शुरू हो रहा है ना। टू डायमेंशन मोशन में दो पार्ट है, एक है वेक्टर। वेक्टर में हमको वेक्टर की थ्योरी पढ़नी और कंपोजिट मोशन पढ़ लिया हमने। अब इसके बाद हमारा आ रहा है प्रोजेक्टाइल। चलिए पढ़िए क्वेश्चन प्रोजेक्टाइल। What is projectile? Give some example of projectile motion. A projectile is a name given to any body which once thrown into space with some initial velocity moves thereafter under the influence of gravity along without being propelled by any engine or fuel. The path followed by a projectile is called its trajectory. हाँ, तो प्रोजेक्टाइल ऐसी किसी भी चीज को नाम दिया गया है, ऐसी कोई भी बॉडी को नाम दिया गया है जिसको एक बार आप स्पेस में फ्रीली फेंक देते हैं, थ्रो कर देते हैं, समझ गए ना, विद सम इनिशियल वेलोसिटी। तो उसके बाद ये पूरी तरीके से ग्रेविटी के अधीन हो जाती है, पूरी तरीके से इस पर ग्रेविटी का कंट्रोल हो जाता है। और याद रखिएगा इसमें कोई इंजन वगैरह नहीं होता है, मतलब ये रॉकेट नहीं होगा, क्योंकि रॉकेट में तो इंजन लगा होता है ना। ये वाला बंद कर दो, बंद कर दो, ये वाली लाइट है नहीं, ये नहीं होगा बंद। यस डन। चलिए अब बात करते हैं एग्जांपल ऑफ प्रोजेक्टाइल। एग्जांपल ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन। Example of projectile motion. Javelin thrown by an athlete, an object dropped from an aeroplane, a bullet fired from a rifle, a jet of water coming out from the side hole of a vessel. So a javelin throw from an athlete, and an object drawn from the aeroplane, a bullet from a rifle, a jet of water coming out from the side of a vessel. और कौन सा जेट वाला? हाँ, ओके ओके ओके। जेट ऑफ वाटर कमिंग, जेट मतलब क्या होता है? पानी की एक बहुत तेज रफ्तार, किसी मतलब कमिंग आउट फ्रॉम द साइड ऑफ अ वेसल। जैसे कोई वेसल रखा हुआ है आपके पास में, ये कोई वेसल रखा हुआ है, नहीं वो अलग चीज। ये वेसल बर्तन रखा हुआ है, तो बर्तन रखा हुआ है, यहाँ पर आप एक नैरो होल कर दें तो और पानी भरा हुआ है, तो यहाँ से पानी की एक रफ्तार निकलेगी कि नहीं निकलेगी? इसको जो निकलता है इसको बोलते हैं जेट। क्या बोलते हैं इसको? हाँ, जेट ऑफ वाटर। क्या बोलते हैं? जेट ऑफ वाटर। प्रोजेक्टाइल बनेगा। So these are all the example of projectile motion. चलिए State the principle of physical independence of motion used in a projectile motion given illustration. फिजिकल इंडिपेंडेंस का मतलब क्या होता है भाई? अपन ने अभी देखा कि कोई भी टू डायमेंशन मोशन को अपन दो पार्ट में ब्रेक कर सकते हैं, समझ में ना? एक ये वाला पार्ट और एक ये वाला पार्ट। मतलब टू डायमेंशन मोशन को अपन अलग अलग वन डायमेंशन मोशन में स्टडी कर सकते हैं। तो यही प्रोजेक्टाइल में होता है। प्रोजेक्टाइल कैसा मोशन है? टू डायमेंशन मोशन है। तो उसमें हम दो मोशन होंगे, एक एक्स वाला और एक वाई वाला, और दोनों को हम अलग अलग पढ़ेंगे। पढ़िए। Principle of physical independence of motions. In the absence of air resistance, the motion of a projectile is considered as the combination of the following two independent motions. Motion along horizontal direction with uniform velocity, motion along vertical direction and then gravity.
with uniform acceleration equal to g. The two motions of projectile along horizontal and vertical direction are independent of each other. This is called principle of physical independence of motion. बिल्कुल सही, क्योंकि इसमें दोनों मोशंस एक दूसरे से इंडिपेंडेंट होते हैं। एक यूनिफॉर्म वेलोसिटी से होता है, मतलब उस पर कोई एक्सीलरेशन काम नहीं करता, और एक अंडर द ग्रेविटी होता है जिसमें जी एक्सीलरेशन काम करता है। डन। तो दो मोशन इन्वॉल्व हुआ करते हैं इसमें। चलिए अब करते हैं हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल। पहला हमारा जो प्रोजेक्टाइल है वो क्या है? हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल हम पढ़ने वाले हैं। ये इंपॉर्टेंट है बेटा, इंपॉर्टेंट। जो मैं चीजें एग्जाम में आती हैं वो मैं IMP बताते जाऊंगा, ठीक है? तो दिस इज इंपॉर्टेंट बाई 50%। चलिए पढ़िए प्रोजेक्टाइल। The projectile is fired horizontally with a velocity u so that its trajectory is a parabola. Also obtain expression for its time of flight, horizontal range and velocity of any instant. ओके, तो ये सारी चीजें निकालनी है, इसकी टाइम ऑफ फ्लाइट निकालनी है, हॉरिजॉन्टल रेंज निकालनी है, वेलोसिटी एट एन इंस्टेंट। सारी बातें एक एक करके बताते हैं। सबसे पहले प्रोजेक्टाइल का इक्वेशन। प्रोजेक्टाइल अपन ने क्या पढ़ा? उसका रास्ता। तो रास्ते का इक्वेशन निकालना है। चलिए पढ़िए। शोन इन फिगर। As shown in figure, suppose a body is projected horizontally with a velocity u from a point O at a certain height h above the ground level. The body has two simultaneously independent motions. First, uniform horizontal velocity u, vertically downward accelerated motion with constant acceleration g. भाई दो मोशन मिलेंगे इसको हर जगह। एक तो हॉरिजॉन्टल आपने यू दी है, वो तो रहेगा ही हर जगह, क्योंकि उसमें कोई एक्सेलरेशन नहीं लग रहा, मतलब हर जगह यू ही बना रहेगा। और एक ग्रेविटी के कारण जो उसमें एक्सेलरेशन भी क्रिएट होगा, तो एक्सेलरेटेड मोशन डाउनवर्ड एक्ट करेगा। और अंडर द कंबाइंड As a combined effect of above two motions, the body moves along the path OPA. चलिए ये प्रोजेक्टाइल का पाथ है, मान लो OPA। ए पे ग्राउंड पे गिर रही है, ठीक है ना? ग्राउंड में जितनी दूरी पर गिरता है प्रोजेक्टाइल आपका, उस दूरी को बोलते हैं हॉरिजॉन्टल रेंज। क्या बोलते हैं? Horizontal range. ठीक है। चलिए अब पढ़ते हैं ट्रैजेक्टरी ऑफ द पाथ। पर आफ्टर द टाइम, After the time t, suppose the body reaches the point P x y. The horizontal distance covered by the body in time t is x is equal to u, t is equal to x by u. समझ में आया? हाँ, ये उस दिन किया था। हाँ, क्योंकि एक्सेलरेशन लग नहीं रहा है, हाँ, तो सीधा स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस इनटू टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम लगेगा, तो डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम से t आ गया। चलिए तो ये x तक ट्रेवल करने की डिस्टेंस है। एक्सेलरेशन g नहीं ले सकते इसमें क्यों होगा जी बेटा? ये तो हॉरिजॉन्टल है ना। हाँ, हॉरिजॉन्टल में तो एक्सेलरेशन 0 है। जी अब लगेगा y डायरेक्शन में। अब चलिए y डायरेक्शन का अगर डिस्टेंस y है, और ये वर्टिकल डिस्टेंस, the vertical distance traveled by the body in time t is given by x equals to ut plus half at square, y equals to 0 into t plus half gt square equals to half gt square. For vertical motion u is equals to 0, y is equals to 1 by 2 upon g, x square x upon u का whole square equals to g upon 2u square x स्क्वायर। तो देखिए g कांस्टेंट है, 2 कांस्टेंट है, u कांस्टेंट है, तो y स्क्वायर इक्वल टू क्या आ गया? kx स्क्वायर। ये किसका इक्वेशन होता है? पैराबोला। parabola. चलिए as y As y is a quadratic function of x, so the trajectory of the projectile is a parabola. yes, तो ये है ट्रैजेक्टरी ऑफ द प्रोजेक्टाइल इज द पैराबोला। ये पता कैसे चला कि पैराबोला है? क्योंकि y और x में अगर रिलेशन स्क्वायरिक होता तो पैराबोला ही तो होता है। अगर x की स्क्वायर की टर्म में ये पैराबोला ही होगा। 10th क्लास में पढ़ा था। अगर y इक्वल्स टू k x हो जाए तो लीनियर स्ट्रेट लाइन करता है, और क्यूब हो जाए तो क्यूब हो जाए तो क्यूबिक पैराबोला करता है। क्यूबिक पैराबोला अलग अलग शेप होते हैं ना हर इक्वेशन की। चलिए पढ़िए टाइम ऑफ फ्लाइट। time of flight, it is the total time for which the projectile remains in its flight from O to A. Let t be its time of flight. और मान लेते हैं कि यहाँ से गिरने का जो टाइम है टोटल O से लेके A का कैपिटल T है, कैपिटल T है, तो हमें h हाइट से गिराने का इसको टाइम निकालना है ना? कैपिटल T कितना होगा? पढ़िए। It is the total time for which the projectile remains in its flight from O to A. Let t be its time of flight. For the vertical downward motion of the body, we use h equals to ut plus half h square or h equals to 0 into t plus half gt square or t equals to t h upon g. तो टाइम ऑफ फ्लाइट कितना होगा? t is equal to root h upon g। ये होगा टाइम ऑफ फ्लाइट। नेक्स्ट हॉरिजॉन्टल रेंज। Horizontal range, it is the horizontal distance covered by the projectile during its time of flight. It is equal to OA equals to r, thus r is equals to horizontal velocity into time of flight equals to u into t, or r equals to u under root 2h upon g. नेक्स्ट Velocity of projectile at any instant. At any instant, the velocity v has two rectangular components. Horizontal component of velocity vx equals to u. Vertical component of velocity vy equals to 0 plus ut equals to gt. देखिए अगर आपके पास जो वेलोसिटी है, ये जो गिर रहा है,
तो हर पॉइंट पर आपके पास दो कंपोनेंट आया है, एक वेलोसिटी का x कंपोनेंट आया है vx जिसको कह रहे हो, तो वो तो अनचेंज है, दैट इज u, और एक कंपोनेंट आपका बना है vy वाला, कितना बना है gt, ठीक है ना। तो दो कंपोनेंट आ गए हैं, तो इसका जो रिजल्टेंट निकलेगा वो क्या होगा, अंडर रूट u स्क्वायर प्लस gt का होल स्क्वायर। आगे समझ में ना। तो ये आपकी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड आ गया, क्या आ गया, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड। डन। ये पूरा चैप्टर है सर भाई? ऑब्वियसली अगर आप फिजिक्स के चैप्टर को, हर चैप्टर को ईमानदारी से पढ़ रहे हैं, सारे चैप्टर बहुत बड़े हैं, मतलब कम से कम 10 से 15 क्लासेस के एक चैप्टर। चलिए, तो रिजल्टेंट वेलोसिटी देखिए कितना आया है, अंडर रूट vx स्क्वायर प्लस vy स्क्वायर इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस g स्क्वायर t स्क्वायर, ठीक ना। अब ये देखिए, अगर यहाँ पे क्या किया गया, रिजल्टेंट वेलोसिटी का एंगल बताया गया है। रिजल्टेंट वेलोसिटी ये थी, तो यहाँ पे रिजल्टेंट वेलोसिटी इस पॉइंट पर मैंने तोड़े थे दो कंपोनेंट, एक ये था और एक ये था, ठीक ना। अब मान लीजिए रिजल्टेंट वेलोसिटी का हम एंगल बता रहे हैं किसके साथ, हॉरिजॉन्टल के साथ, बीटा, ठीक ना। तो क्या करेंगे, देखिए वही tan बीटा लगाना पड़ेगा हमें, थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, चलिए ऐसा समझ लीजिए। तो tan बीटा इज इक्वल टू क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर क्या बनेगा, ये y कंपोनेंट यानी कितना है gt, और बेस कितना बनेगा x कंपोनेंट यानी कि u। तो tan थीटा इज इक्वल टू vy अपॉन vx इक्वल टू gt बाई u, या बीटा इक्वल टू tan इनवर्स gt बाई u। ओके, आगे समझ में। तो ये दिस इज इंपॉर्टेंट है, ये 50% इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन 100% श्योर, ये कितने सारे सेट्स भी लगे, मतलब ये आएगा ही आएगा। चलिए पढ़िए क्वेश्चन। What is a projectile? A projectile is fired with a velocity u, making an angle theta with the horizontal. Show that its trajectory is a parabola. Drive expression for its time of flight, maximum height, and horizontal range. तो पहला पार्ट तो कर चुके हैं, डेफिनेशन वगैरह। अब पढ़ते हैं प्रोजेक्टाइल फायर्ड विद एन एंगल, एंगल थीटा विद द हॉट थीटा। हमने मान लो एक किसी प्रोजेक्टाइल को थीटा एंगल से फेंका किसी वेलोसिटी से, तो इसके दो कंपोनेंट टूटेंगे, एक हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी का u cos थीटा और एक u sin थीटा। u cos थीटा ऑलवेज सेम बना रहेगा, और u sin थीटा पे क्या एक्ट करेगी, ग्रेविटी, तो वो चेंज हो जाएगा, ठीक है ना। यस, तो एज शोन में फिगर पढ़िए। As shown in figure, suppose a body is projected with initial velocity u, making an angle theta with the horizontal. The velocity u has two rectangular components. The horizontal components u cos theta, which remains constant throughout the motion. The vertical component u sin theta, which changes with time under the effect of gravity. Exactly. तो u sin थीटा जो होगा अंडर द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी क्या होगा, चेंज होगा। चलिए, अंडर द combined effect of above two components, the body follows the parabolic path OAB as shown in figure. अब इसके कंबाइंड इफेक्ट में बॉडी जो होगी फाइनली एक पैराबोलिक पाथ को ट्रेस करके गिरेगी। कितना ट्रेवल करेगी जमीन में, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस r, वो भी निकालनी पड़ेगी अभी। चलिए, अब पहले सबसे पहले निकालते हैं इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी। Equation of trajectory of a projectile. Suppose the body reaches the point pxy after time t. The horizontal distance covered by the body in time t, x equals to horizontal velocity into time u cos theta into t, t equals to x upon u cos theta. हाँ, तो मान लिया हमने कि बॉडी जो है यहाँ पे आ गई x डिस्टेंस पे, तो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है, तो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर करने के लिए कौन सा वेलोसिटी कंपोनेंट जिम्मेदार होगा, हॉरिजॉन्टल। तो अपने पास वही फार्मूला लगा दिया, स्पीड टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड x अपॉन u cos थीटा, है ना। अब वर्टिकल मोशन के लिए पार्टिकल की इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, u sin थीटा। एक्सीलरेशन कितना काम कर रहा है, इक्वल टू माइनस g, तो वर्टिकल डिस्टेंस जो टाइम t में ट्रेवल की जाएगी, सपोज y है, ओके। तो टाइम t में सपोज ट्रेवल की गई वर्टिकल डिस्टेंस y है, तो क्या फार्मूला लगाएंगे, s इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, है ना। तो s इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर लगा करके हम वर्टिकल डिस्टेंस निकाल रहे हैं। निकालते हैं, देखिए वर्टिकल डिस्टेंस, हाँ, y इक्वल टू ut, t की वैल्यू क्या निकाली अपन ने, x अपॉन u प्लस हाफ a की वैल्यू माइनस g है डाउनवर्ड, ओके, t का स्क्वायर, t मतलब x स्क्वायर अपॉन u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। डिवाइड कर दीजिए, देखिए आपके पास आ गया y इज इक्वल टू x sin थीटा माइनस gx स्क्वायर अपॉन 2 u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। ये है आपका इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी। तो ये भी कांस्टेंट है, तो देखिए x के साथ कांस्टेंट है, तो px और माइनस qx स्क्वायर, वी आर p एंड q आर कांस्टेंट, तो ये भी पैराबोला है, ठीक है ना। चलिए पढ़िए, 10y Thus p and q are constant. Thus y is a
quadratic function of x, hence the trajectory of a projectile is a parabola. First time of flight, it is the time taken by the projectile from the instant it is projected till it reaches a point in the horizontal plane of its projection. The body reaches the point B after time of flight t. Net vertical displacement covered during the time of flight equals to zero. भाई बॉडी जब ऊपर से लेकर के नीचे गिर गई तो वर्टिकल डिस्टेंस कितना हो गया? जीरो, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट इसका वर्टिकल में जीरो हो गया है। हॉरिजॉन्टल में तो r ट्रेवल करी, बट वर्टिकल में क्या है? जीरो। तो अपन लगा सकते हैं बाय द फार्मूला s इक्वल टू ut प्लस हाफ t स्क्वायर। s इक्वल टू वर्टिकल के लिए u sin थीटा और t आएगा टाइम ऑफ फ्लाइट माइनस 1/2 g tf का स्क्वायर। एक tf से एक tf कैंसिल कर लीजिए, एडजस्ट कर लीजिए, आंसर आ गया tf इक्वल टू 2u sin थीटा बाई g, मतलब टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट इक्वल टू 2u sin थीटा बाई g। Then maximum height of a projectile. It is a maximum vertical distance attained by the projectile above the horizontal plane of a projection. It is denoted by hm. At the highest point, a vertical component of body is equals to 0. As v square minus u square equals to 2as, 0 square minus u sin theta whole square equals to g 2 into minus g into h into h. Or h maximum is equals to u square sin square theta upon 2. horizontal range. Horizontal range r. It is a horizontal distance traveled by a projectile during its time of flight. So horizontal range equals to horizontal velocity into time of flight. R is equals to u cos theta into 2u sin theta upon g, u square upon g into 2 sin theta cos theta. R is equals to u square sin 2 theta by g। ये दिस इज द क्या, ये बन गया आपका हॉरिजॉन्टल रेंज का फॉर्मूला, r इक्वल टू u स्क्वायर sin 2 theta by g। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन 48। A body is projected at an angle theta with horizontal. Write an expression for its horizontal range. Determine the condition for maximum horizontal range. Prove that the horizontal range of projectile is same when fixed at an angle 0 and 90 minus theta. When ये फिक्स नहीं, ये फायर्ड होगा, ये फायर्ड when fired at an angle 0 degree theta and 90 minus theta with the horizontal। पार्ट नंबर बी क्वेश्चन का, क्वेश्चन नंबर सी। Show that the horizontal range is same whether theta is the angle of projection with the horizontal or with the vertical. Calculate the velocity of the projectile at any instant t. चलिए, तो चार क्वेश्चन हमको यहाँ पे करने हैं। अब इन चार क्वेश्चंस के हम आंसर देख रहे हैं। ओके, यस, पांचवा क्वेश्चन भी पढ़िए। एन एरोप्लेन a projectile A projectile is fired with a velocity u making an angle theta with the horizontal from the surface of Earth. Prove that the projectile will hit the surface of Earth with same velocity एट द सेम एंगल। तो आपको शो करना है कि जो प्रोजेक्टाइल हिट करेगा वो सेम वेलोसिटी सेम एंगल से हिट करेगा। तो हॉरिजॉन्टल रेंज का तो हम डेरिवेशन निकाल चुके हैं। अब देखिए कह रहा कंडीशन फॉर द मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज, तो हम जानते हैं r इक्वल टू होता है u स्क्वायर sin 2 थीटा बाई g। अब r के मैक्सिमम होने के लिए sin 2 थीटा को क्या होना पड़ेगा 1, तो 2 थीटा इक्वल टू 90 यानी थीटा इक्वल टू कितने डिग्री 45 डिग्री। तो इस तरीके से प्रोजेक्टाइल की हॉरिजॉन्टल रेंज मैक्सिमम होगी जब आप इसको कितने डिग्री पे एंगल फायर करोगे 45 डिग्री पे। ओके, अब मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज की वैल्यू भी निकाल लेते हैं। तो sin 2 थीटा की वैल्यू क्या रख दो 1, तो sin 2 थीटा की वैल्यू 1 रख देंगे, थीटा इक्वल टू 45 डिग्री, तो u स्क्वायर अपॉन g इनटू 1, तो मैक्सिमम रेंज कितनी आएगी u स्क्वायर अपॉन g। ठीक है, नेक्स्ट कॉम्प्लीमेंटरी एंगल पे हम फायर कर रहे हैं। तो एक बार हमने फार्मूला ले लिया, थीटा की जगह थीटा और दूसरा थीटा की जगह 90 माइनस थीटा। तो थीटा की जगह 90 माइनस थीटा लिया तो 2 90 into 2 कितना होगा 180 माइनस 2 थीटा। sin 180 माइनस 2 थीटा क्या होता है sin 2 थीटा होता है। तो आंसर r डैश इक्वल्स टू r। इसका मतलब अगर आप प्रोजेक्शन कर रहे हैं तो हॉरिजॉन्टल रेंज सेम रहेगी चाहे आप थीटा से फेंकें या 90 माइनस थीटा से फेंकें। ओके, ठीक है ना। अब कह रहा है कि अगर आप वर्टिकल से फेंको या हॉरिजॉन्टल से फेंको कोई फर्क नहीं पड़ता, इसको पुश करो। तो ऑब्वियसली अगर ये थीटा है तो हॉरिजॉन्टल से कितना होगा 90 माइनस थीटा, और अगर ऊपर 90 माइनस थीटा ले रहे हो तो हॉरिजॉन्टल से कितना होगा थीटा। और जस्ट नाउ हमने प्रूव किया कि 90 माइनस थीटा पर फेंको या थीटा पर फेंको आंसर क्या होता है सेम। तो पढ़ दो आंसर नंबर सी। व्हेन the angle of projection is 90 minus theta, the horizontal with the horizontal, the angle of projection with the vertical is 0 is theta. This indicates that the horizontal range is same whether theta is the angle of projection with the two rectangular components. Horizontal component of a velocity
V square. This indicates that horizontal range is same whether theta is angle of projection with the horizontal or with the vertical. ठीक है ना? चलिए अब पढ़ते हैं velocity of the projectile at an instant. तो भैया दो velocity निकली अपनी, एक vx है ना, अपने दो as shown in figure projectile के किसी भी पॉइंट पर velocity के दो कंपोनेंट टूटेंगे, एक horizontal component vx equal to u cos theta और एक वर्टिकल कंपोनेंट u sin थीटा माइनस gt vy. तो v इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये x है ये y है, तो अंडर रूट निकाल करके मैग्नीट्यूड निकाल दो vx स्क्वायर प्लस vy स्क्वायर, इसका होल स्क्वायर कर दीजिए, इसका होल स्क्वायर कर दीजिए, सॉल्व कर दीजिए, ये आ जाएगा u स्क्वायर प्लस g स्क्वायर t स्क्वायर माइनस 2u gt sin थीटा. ये अपनी बन गई वेलोसिटी का रिजल्टेंट वेलोसिटी का. ओके सो ये तो हो चुका अपना, कर लिया नहीं? ओके अब इसके बाद वेलोसिटी का एंगल भी निकालने को बोला गया था. तो वेलोसिटी का एंगल कितना होता है, tan बीटा. वेलोसिटी रिजल्टेंट वेलोसिटी का एंगल इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर vy अपॉन vx. ओके तो vy कितना है, v sin थीटा माइनस gt और vx इक्वल टू v cos थीटा. चलिए नेक्स्ट, वेलोसिटी ऑफ द प्रोजेक्टाइल एट द एंड पॉइंट. एट द एंड पॉइंट, तो एंड पॉइंट मतलब टकराते समय वेलोसिटी ऑफ द प्रोजेक्टाइल कितनी होगी. तो दो कंपोनेंट होंगे टकराते समय, एक वेलोसिटी का x कंपोनेंट क्या होता है u cos थीटा, वो तो सेम बना रहेगा, और v sin थीटा कितना होता है अपने पास, वेलोसिटी का y कंपोनेंट इक्वल टू कितना होता है v sin थीटा इक्वल टू u sin vy इक्वल टू कितना होता है u sin थीटा माइनस gt. तो वेलोसिटी का y कंपोनेंट जो वेरिएबल कंपोनेंट होता है वो होता है u sin थीटा माइनस gt. तो टाइम तो हमको पता चल गया, यहाँ तक का टाइम क्या होता है लास्ट, टाइम ऑफ फ्लाइट. तो टाइम ऑफ फ्लाइट कितना निकला, 2u sin थीटा बाय g. तो रिजल्टेंट वेलोसिटी निकाल दीजिए इस फार्मूले से अभी पहले निकाला था, v डैश इक्वल टू u स्क्वायर प्लस g स्क्वायर. ओके g स्क्वायर के बाद अपने पास क्या आया था, वेलोसिटी का y कंपोनेंट. एक मिनट इसको मैं दिखा देता हूं आपको क्या निकला था अपने पास, तब आपको क्लियर हो जाएगा. अभी निकाला हम लोगों ने, ये इससे होगा सॉल्व. ये हाँ वेलोसिटी का y कंपोनेंट u स्क्वायर प्लस g स्क्वायर t स्क्वायर. तो t की वैल्यू है ना अपने पास, अब t की वैल्यू तो आ गई अपने पास. t की वैल्यू कितनी है अपने पास, ये 2u sin थीटा बाय g. तो g स्क्वायर t की वैल्यू ये पुट कर दी माइनस 2ug इनटू t. देखिए फॉर्मूले में ये है माइनस 2ug इनटू t इनटू sin थीटा. तो यहाँ पे भी t की वैल्यू रख दी अपन ने. हाँ तो t की वैल्यू रख दी 2ug इनटू t sin थीटा. तो इसको सॉल्व कर लीजिए, कैंसिल हो जाएगा और फाइनली आपके पास आंसर क्या आएगा, u. क्या आएगा आंसर, u. मतलब प्रोजेक्टाइल जिस वेलोसिटी से आपने फेंका था आसमान में, फायर किया था आपने हॉरिजॉन्टल से, ठीक उसी वेलोसिटी से जाकर के जमीन पे टकराएगा u से. रिजल्टेंट वेलोसिटी उसकी क्या होगी, u. डन. अब बात करते हैं एंगल की, tan बीटा. क्या बात करते हैं, tan बीटा इज इक्वल्स टू हो जाएगा वही tan बीटा इज इक्वल टू ऊपर जो फार्मूला निकाला अपन ने u sin थीटा माइनस gt अपॉन u cos थीटा. तो u sin थीटा माइनस g कैपिटल T अपॉन u cos थीटा. सब कुछ सॉल्व कर लिया तो अपने पास आ गया tan माइनस थीटा. मतलब बीटा इज इक्वल टू कितना हो गया, माइनस थीटा. मतलब जो टकराने का जस्ट एंगल है, आपने फायर किया था प्लस थीटा पे, फायर कितना किया था प्लस थीटा पे, और जो लौट करके आके टकराएगा एंगल, तो इसका एंगल कितना होगा, माइनस थीटा. समझ में आ गया, टकराने का एंगल कितना होगा, माइनस थीटा. पढ़िए द नेगेटिव साइन. The negative sign shows that the projectile is moving downward, and thus in projectile motion, a body returns to the ground at the same angle with the same speed at time it was at time at which it was projected. है ना, जितने एंगल पे फायर किया था, जिस वेलोसिटी से फायर किया था उसी वेलोसिटी से टकराएगा, और जितने एंगल पे फायर किया था उसी एंगल पे भी टकराएगा. क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, समझ आएगा ना. चलिए तो यहाँ पर अपना प्रोजेक्टाइल मोशन फिनिश होता है. अब यहाँ पे नेक्स्ट अपना आर्टिकल शुरू होगा जिसका नाम है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन.